अब है आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने ये भी फील किया कि जो विलेजेस एरिया हैं वो केवल आपको टैक्स ही नहीं दे सकते, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर फसलें भी उगा सकते हैं। तो 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक कंपनी ने यहाँ पर अफ़ीम की और नील की खेती पर अपना पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ जो हैं देश के अलग अलग एरियाज़ में किसी न किसी फसल के लिए उनको मजबूर करते थे, जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, ठीक है, और आपके यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। इस तरह से किसानों को जो है फोर्स किया जाता था कि वो वही फसल उगाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो मांग थी उस टाइम पे इंडिगो, नील की थी। नील का जो पौधा था वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलता था, ठीक है, और उस टाइम पे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में जो रंगाई के लिए जो इंडियन इंडिगो था उसकी बहुत मांग थी। उस समय यूरोपीय बाज़ारों में जो थोड़ी मात्रा में ही ये इंडिगो पहुंच पाता था और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय जो कपड़ा था, यूरोपीय जो ट्रेडर्स थे, वो बैंगनी और नीले रंग के कपड़े बनाने के लिए एक वोड नामक पौधा था उस पर डिपेंड रहते थे, लेकिन उसका जो कलर था इतना अच्छा नहीं था जितना कि इंडिगो का था। तो इसलिए जो कपड़े रंगने वाले लोग थे और ख़रीदने वाले लोग थे, वहाँ पर इंडिगो की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी। अब यूरोप में नील की इतनी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक बंगाल में जो है नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स पर छा गया था। जो नील की खेती है वो 2 तरीके से होती थी। फर्स्ट तो है आपका इन इंडिया वॉज कल्टिवेटेड थ्रू 2 मेथड, निस एंड रैयती। अंडर द निस सिस्टम इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड इन प्लांटेशन that were owned by rich European planters with the help of laborers. Under the Rayet system, the peasants were forced to sign an agreement or a contract. ठीक है, निज क्या होती थी? निज में बगान जो मालिक होता था, निज सिस्टम में क्या था, जो बगान मालिक था वो खुद अपनी ज़मीन में, ठीक है, जो खेत का मालिक था वो खुद अपनी ज़मीन में जो इंडिगो है उसको उगाते थे। या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन जो है वो रेंट पर लेते थे और मज़दूरों को काम पे लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये तो थी आपकी निज। दूसरी थी रैयत। रैयत व्यवस्था में क्या था, जो बगान मालिक थे वो रैयतों के साथ एक तरह का एग्रीमेंट करते थे। रैयत क्या होते हैं? किसान आपके। कई बार वे गाँव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से जो एग्रीमेंट है उसके लिए फोर्स करते थे, ठीक है, और जो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते थे उन्हें जो है नील उगाने के लिए कम इंटरेस्ट पर जो है कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने के बाद रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन जो है वो नील की खेती करने के लिए देनी होती थी। उस पर 25% पर उन्हें नील की खेती ही करनी होती थी, ठीक है, वो उस पर कोई और फसल नहीं उगाते थे। और जब कटाई के बाद फसल जो है वो उस मालिक को सौंप दी जाती थी, तो फिर जो है किसान को दोबारा से नया कर्जा मिल जाता था। इस तरह से ही ये चक्र चलता रहता था। अब स्टार्टिंग में तो किसान जो थे बहुत खुश थे इस व्यवस्था से, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो ब्रिटिश हैं उनको लूट रहे हैं। तो जितनी उनकी कीमत है नील की, उतनी उन्हें नहीं मिल पा रही थी और उनके कर्ज का जो सिलसिला है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो अपना कर्ज कभी ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे। समस्याएं और भी बहुत ज़्यादा थीं। जो बगान मालिक थे वो चाहते थे कि किसान अपनी खेत की जो सबसे अच्छी ज़मीन है उस पर नील की खेती करें, ठीक है, लेकिन क्या था, नील की जो जड़ें थी वो इतनी गहरी होती थी कि मिट्टी की वो सारी ताकत खींच लेती थी और किसान जो है उस पर कोई और खेती नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ,
मार्च 1859 में बंगाल के बहुत सारे किसानों ने नील की खेती करने के लिए इसे मना कर दिया। तो जैसे जैसे ये विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों को जो टैक्स चुकाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने टैक्स चुकाने से मना कर दिया और जो उनकी फीमेल्स लेडीज़ थी, उन्होंने भी वो बर्तन लेकर, उनके पास जो भी हथियार थे छोटे मोटे, उनको लेकर वो लड़ाई में सारी कूद पड़ी। और जो बागान मालिक थे, उन्होंने भी काम करने वालों का, जो काम नहीं कर रहे थे, उनको वहाँ रहने से मना कर दिया आसपास कि आप यहाँ पर नहीं रहोगे। जो किसान थे, उन्होंने कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती करेंगे, ना ही वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, ठीक है, और ना ही वो कंपनी मालिकों के लाठियों से या इनसे नहीं डरेंगे। अब वो नील की खेती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1859 में जब नील के किसानों को लगने लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ जो जमींदार हैं, वो मुखिया हैं वहाँ के, उनका भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, तो बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के जो वो थे कॉन्ट्रैक्ट थे, उन पे साइन करा लिए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और जगह जगह क्या है, रैलियां करनी शुरू कर दी। जब सब जगह नील की खेती करते थे, उन्होंने बगावत रैलियां करनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में उन इलाकों का दौरा किया। तो किसानों को लगा कि सरकार जो है उनकी उसको समझ रही है और उससे वो बहुत परेशान हैं। तो बरसात के टाइम में क्या हुआ, जो मजिस्ट्रेट था एशले ईडन, उसने एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को अब जो है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया जो हैं, उन्होंने नील की खेती के लिए अब मना कर दिया है। जैसे जैसे ये विद्रोह फैला, कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी जो नील ज़िले ही बोलने लगे थे, जहाँ पर नील की खेती होती थी, उनको नील डिस्ट्रिक्ट, नील विलेजेस ऐसे बोलने लगे थे, ठीक है, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, इंडिगो विलेजेस। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी उस तरफ जाने लगे और उन्होंने किसानों की जो उनकी हालत थी उनके बारे में लिखना शुरू किया। इन सबसे परेशान होकर गवर्नमेंट ने उनकी रक्षा के लिए, बागान मालिक जो हैं उनकी रक्षा के लिए उन्हें सेनाएं बुलानी पड़ी, और जो इंडिगो प्रोड्यूसर थे उनकी व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को ही वही दोषी मिले इसमें, जो कि ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे किसानों से खेती कराया करते थे, ठीक है। आयोग ने कहा कि नील की जो खेती है वो किसानों के लिए फ़ायदे की सौदा नहीं है। तो आयोग ने किसानों से कहा कि अब तक जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो उसे कंप्लीट कर दें, बाकी आगे चाहें तो वो इसके लिए अब बाउंडेशन में नहीं है। तो आखिरकार इस बगावत के बाद क्या हुआ कि अब नील की खेती जो है बंद हो गई थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया और उनको देखने के लिए बोला। तो 1917 में महात्मा गांधी को यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने। ओके।